हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 247 के ऊपर। आज की ये वीडियो हमारी क्लास 11th के बच्चों के लिए रहने वाली है और आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है आपका चैप्टर नंबर 1, यानी कि ये पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगी जहां पर हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिले चैनल के ऊपर, और साथ ही साथ आप भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जा सकें। अगर मैं बात करता हूँ बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेशन रहेगा, इस सेशन को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप क्या सीखेंगे, आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, या फिर आपको नेट क्रक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या मिलेगा सीखने को जब आप इस पूरे के पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जो है ओवरव्यू में वो है इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। थर्ड आपके पास है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फोर्थ आपके पास है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और लास्ट आपके पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब आप ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको अगर इकोनॉमी के बारे में बताऊं तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं बच्चों, तो इकोनॉमी के अंदर देखो आप ये कुछ चीजें देख पा रहे हैं, ये कुछ फिगर्स हैं और ये आप कुछ डायग्राम्स हैं, राइट, जो आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा गया है इकोनॉमी, और इकोनॉमी को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या बनाया है, सोसाइटी, राइट। अगर देखिए मैं सोसाइटी की बात आप लोगों के साथ करूं, ठीक है ना, तो सोसाइटी किससे बनी हुई है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि क्या है सोसाइटी है, तो सोसाइटी किससे बनी है, हम लोगों से बनी है, यानी कि ह्यूमन बींग्स से मिलकर आपकी बनी है सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी बनी है ह्यूमन बींग्स से बनके, और ह्यूमन बींग्स ने कैसे मिले, जब हर एक इंडिविजुअल लेवल पर ह्यूमन बींग्स आपस में क्या करते चले गए बच्चे, एसोसिएट करते चले गए, जुड़ते चले गए, तो उन्होंने क्या करा बेटा, सोसाइटी को बनाया। और जब सोसाइटी को बनाया तो सोसाइटी की कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं। अब वो जरूरतें क्या हो सकती हैं, और जनरली जो पूरी की पूरी सोसाइटी है उसमें जो नीड्स होती हैं वो दो तरह से देखी जा सकती है, एक तो गुड्स और दूसरा हमारे पास सर्विसेज की। यानी कि कभी भी अगर इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से समझा जाए तो एक सोसाइटी हमेशा नीड करती है, या फिर एक सोसाइटी हमेशा डिमांड करती है किसकी, गुड्स और सर्विसेज की। वो क्यों गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करती है, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, क्या कर सके, अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सके। इस पर्सपेक्टिव के लिए वो क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेगी। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो फूड फूड क्या है बच्चे, एक नेसेसिटी है। क्या है, आपकी नेसेसिटी है, जरूरत है, और ये हर एक सोसाइटी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ना कहीं हर एक सोसाइटी को जरूरत है किसकी, फूड की। क्लोथिंग भी क्या है, नेसेसिटी है। शेल्टर, घर, ये भी क्या है, एक नेसेसिटी है। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी नेसेसिटी है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बिल्कुल तसल्ली से समझना। जब भी अगर मैं एक इकोनॉमी की बात करता हूं बेटा, तो इकोनॉमी में आपने बात करी कि सर हमारे पास हमें बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं एक इकोनॉमी की बात करता हूं
राइट। तो अब इस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे टाइप के लोग लोग हैं, बहुत सारे टाइप के पीपल हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमें मदद कर रहे हैं इन गुड्स और सर्विसेज को अचीव करने के लिए, राइट। तो जब ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमी बनी है, ये जो इकोनॉमी है, ये सारी की सारी जो इकोनॉमी बनी है, ये किससे बनी है? ये सर हम ही लोगों से तो बनी है। ये जो हमारी पॉपुलेशन है आज 135 करोड़ लोग, इन 135 करोड़ लोगों से ही तो पूरी की पूरी इकोनॉमी बनी है। और जब यही 135 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेक्टर में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने जीवन को चला सके। भाई एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से करता हूं कि आपने अपने घर के अंदर भी देखा होगा, क्या देखा होगा कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आप क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे। और जब आप गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो कोई ना कोई पर्सन उन गुड्स और सर्विसेज को आपको दे रहा होगा। और जब वो आपको गुड्स और सर्विसेज देगा तो उसको क्या मिलेगा, उसके बदले में पैसे मिलेंगे। और जब वो उसको पैसे मिलेंगे तो वो क्या करेगा, उन मीन्स से अपने आप को क्या करेगा, अपने उसको जो जिस टाइप की गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी उन गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो अगर उन्हीं से मिलकर क्या बनती है बेटा, आपकी इकोनॉमी बनती है। ये सारे के सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी इकोनॉमी के ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में मैं आप लोगों से बात करूं तो इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चे अर्थव्यवस्था, राइट। एक अर्थव्यवस्था कैसी होती है, तो अर्थव्यवस्था किससे बनती है, तो अर्थव्यवस्था उस कंट्री के लोगों से बनती है, जो लोग वहां पर पूरी की पूरी कंट्री के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट करते हैं किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। अगर मैं आपसे समझाऊं, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं तो क्या बोलता हूं कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। क्या है सर, एक सिस्टम है। वो क्या करता है, ये लोगों को मीन्स देता है काम करने के लिए, और इसी के साथ साथ में वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं अपनी लिविंग को। मीन्स का मतलब क्या है, साधन देता है ना। कोई ना कोई हर एक सेक्टर के अंदर किसी ना किसी एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। जैसे कि अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, आपके पास डॉक्टर की सर्विसेज है, आपके पास एक लॉयर की सर्विसेज है, आपके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है, और उस सर्विसेज के बदले में वो क्या कर रहा है, आपसे एक फीस ले रहा है, जिसको वो प्रोफेशनल फीस बोलता है। तो सेम सेंस में अगर मैं एक इकोनॉमी की बात करता हूं तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कुछ नहीं है सर, ये पूरी की पूरा सिस्टम है जहां पर हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, काम करता है और अपने मीन्स को, राइट, वो मीन्स ढूंढता है, वो जरिए ढूंढता है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपनी लिविंग को अर्न कर सकता है। और लिविंग की रिक्वायरमेंट उसे बेसिकली क्यों है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। भाई अगर मुझे बेहतर तरीके से जीना है, अगर मैं एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट करता हूं, तो मेरे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे कहीं ना कहीं मनी की रिक्वायरमेंट है, पैसों की ज़रूरत है। और वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो लिविंग के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, राइट, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ लोगों को देकर आएगा। तो इकोनॉमी क्या करता है, इकोनॉमी कुछ भी नहीं है सर, ये एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, लोगों को मीन देता है, साधन देता है, जिसके थ्रू वो काम करते हैं और अपनी लिविंग को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है। अब मीन्स का मतलब क्या है, या फिर मीन्स टू वर्क का मतलब क्या होता है। अगर मैं मीन्स टू वर्क की आपके सामने बात करता हूं तो मैंने आपको बताया कि मीन्स टू वर्क बेसिकली क्या है, ये एक्टिविटीज हैं। जैसे कि आप कुछ जॉब्स करते हैं, राइट, जो एक पर्सन बेसिकली क्या करता है ताकि वो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स टू डू यूजली फॉर मनी, राइट। तो मीन्स टू वर्क का मतलब क्या है कि किसी भी तरह की जॉब्स, किसी भी तरह की एक्टिविटीज जब एक पर्सन के द्वारा की जाए, क्यों की जाए, ताकि वो पैसा कमा सके और अपने आप को सेटिस्फाई रख सके। इस पर्सपेक्टिव के साथ जब चीजें की जाती है तो उसे बोला जाता है मीन्स टू वर्क। और जब वो अपने आप को सेटिस्फाई रख सकेगा, पैसा कमा सकेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो जीविका है, जो अपने जीवन को चलाने के लिए जो उसको रिसोर्सेज की जरूरत है, वो उन रिसोर्सेज को भी क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है या फिर फुलफिल कर पाएगा। अब आगे समझने की कोशिश करिएगा।
तो जो इकोनॉमी है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो एक इकोनॉमी बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करेगी, तो याद रखिएगा मेरी एक बात कि एक इकोनॉमी आपको हमेशा हमेशा एक इकोनॉमी का काम क्या रहेगा, एक इकोनॉमी का काम रहेगा आपको गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और तो नहीं होता है बेटा, ये एंड सर्विसेज होता है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस होता है। क्योंकि गुड्स जो होती हैं वो हमारी जनरली कैसी होती हैं, टेंजिबल नेचर की होती हैं। कैसी होती है हमारी गुड्स, टेंजिबल नेचर की होती हैं, और जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो हमारी इनटेंजिबल नेचर की होती है, इनटेंजिबल नेचर की होती है। याद रखिएगा इस बात को। तो एक इकोनॉमी क्या देता है आपको, इकोनॉमी आपको क्या देता है, गुड्स और सर्विसेज देता है। जो अर्थव्यवस्था है वो आपको क्या देगी, गुड्स और सर्विसेज देगी। और गुड्स और सर्विसेज क्या करेगी, राइट, गुड्स और सर्विसेज से क्या होगा, आपको इकोनॉमी ने क्या दिया, गुड्स और सर्विसेज दी। और जब ये गुड्स और सर्विसेज है किसे दी जा रही है, ये गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को दी जा रही है, कंज्यूमर को दी जा रही है। और जब कंज्यूमर इन गुड्स और सर्विसेज को ऑक्युपाई करेगा, लेगा, तो उससे क्या होगा, वो सेटिस्फाई होगा, इससे उसकी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन लेवल उसका बढ़ेगा, और सेटिस्फेक्शन जब उसको मिलेगा तो वो अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर सेटिस्फाई देयर वांट्स, क्या करता है, उनकी वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं एक चीज समझाता हूं, इस चीज को आगे लेके जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें हैं वो डिस्कस करना चाहता हूं। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज से, इन गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मिलती है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कस्टमर अपनी वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, अपनी वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझिएगा, इकोनॉमिक्स में एक चीज समझिएगा बहुत अच्छी तरह से। हम ना कई बार वर्ड्स पढ़ते हैं बच्चे, जैसे कि एक हमारे पास वर्ड होता है नीड, एक हमारे पास वर्ड होता है वांट्स, और एक हमारे पास वर्ड आता है डिमांड। डिमांड आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप जनरली सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ते हैं, और वो वर्ड क्या है, डिमांड। क्या वर्ड पढ़ते हैं आप लोग, ये वाला वर्ड पढ़ते हैं आप लोग, डिमांड। तो जब आपसे कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिमांड, राइट, तो आप डिमांड के लिए क्या बोलते हैं कि सर डिमांड कुछ भी नहीं है, डिमांड के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात, एक जो पर्सन है किसी भी चीज की डिमांड करेगा तो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, विलिंग टू पे होना चाहिए, एक विलिंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो एबल होना चाहिए, ही मस्ट बी एबल टू पे, राइट। और तीसरा क्या होना चाहिए, एक तो पर्सन शुड बी विलिंग टू पे, इच्छुक होना चाहिए कि भाई वो क्या करे, किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज की डिमांड कर रहा है तो उसको खरीदने के लिए इच्छुक होना चाहिए। दूसरी बात उसकी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसको पे करने की, राइट। और तीसरा क्या होना चाहिए, राइट, वो दिए गए प्राइसेस पर उसको क्या करना चाहे, परचेज करना चाहे, हम ये बोल सकते हैं। मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो ये वाला, ये जो दो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये दो पॉइंट मिलते हैं तो आपस में, तो कहीं ना कहीं हमारी डिमांड बनती है। तो डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड बेसिकली बताता है कि एक पर्सन विलिंग भी है, इच्छुक भी है किसी चीज को परचेज करने के लिए, उसके पास एबिलिटी भी है, और वो उसको खरीदना भी चाहता है, तब वो डिमांड बनती है। लेकिन अगर मैं नीड और वांट की अगर आप लोगों के सामने बात करता हूं, तो नीड और वांट में क्या फर्क है। नीड के अंदर बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों समझना, इसके अंदर आपकी नेसेसिटी आती है, आपकी नेसेसिटी आती है। नेसेसिटी क्यों आती है, क्योंकि नेसेसिटी जैसे कि आपकी एयर, आपकी वाटर, आपका शेल्टर, ये आपकी नेसेसिटी है। नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी का मतलब है कि ये आपको जीने के लिए चाहिए, यानी कि ये चीजें आपको लिविंग के लिए चाहिए। दीज थिंग्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर योर लिविंग, राइट। अगर मुझे हवा ना मिले, अगर मुझे पानी ना मिले, अगर मुझे खाना ना मिले, तो मैं नहीं जी सकता हूँ। तो जीने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है।
राइट, किसकी? हवा की, पानी की और खाने की। जब हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अगर ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल हो रही है तो उसको बोला जाएगा नीड, राइट। फिर सर वांट्स क्या होती हैं? नीड से बनता है बच्चे हमारा वांट। नीड से कॉन्सेप्ट आता है हमारा वांट का, ध्यान से समझना। वांट का मतलब क्या है? जब हम अपने नीड्स को अटैच कर देते हैं, व्हेन दिस नीड्स आर अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, when these needs are attached to a specific object, it become our want। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर मुझे भूख लगी है, आपने बोला कि अगर आपको भूख लगी है तो सर मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है, आप खा लो। ठीक है, तो भूख लगी है तो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मुझे इसके बदले में खाना मिल जाए तो आई विल बी हैप्पी। लेकिन मैंने क्या करा, इस चीज को अटैच कर दिया एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ, और मैंने ये बोला कि भूख लगी है लेकिन मैं खाने में खाऊंगा सिर्फ और सिर्फ मैगी, सिर्फ और सिर्फ पिज्जा, राइट। तो जब मैंने उसको अटैच किया किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो मेरी बन जाती है बच्चे वांट्स। और वहीं पर बेटा अगर मेरे पास यहाँ पर उसको डिमांड बनाना है, वांट्स को डिमांड बनाना है, तो मैं ये बोलूंगा कि उस पर्सन की एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की। अ पर्सन शुड हैव एबिलिटी टू पे। एबिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी जेब में इतना पैसा भी होना चाहिए कि भाई वो उस चीज को खरीद सके। मैंने बोला कि मुझे खाना दे दो, आपने बोला सर खाने में स्पेसिफिक खाना दे दो, तो क्या हुआ? सिर्फ नीड, कुछ भी मिल जाए खाने में। भूख लगी है तो भूख ये थोड़ी देखती है कि मुझे बर्गर या पिज्जा चाहिए, खाने में कुछ भी मिल जाए, बस हमारी भूख मिटनी चाहिए, राइट। वो नीड है। जब मैंने उसको अटैच कर दिया एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ कि खाने में मुझे पर्टिकुलरली चाहिए पिज्जा, तो वो मेरी बन गई वांट। जब उस वांट्स को मैंने अटैच कर दिया अपनी एबिलिटी टू पे के साथ कि भाई मेरे पास विलिंग भी है और मैं इच्छुक भी हूँ खर्च करने का, और मेरे पास एबिलिटी भी है, जेब में उतने पैसे भी पड़े हैं कि भाई मैं इस चीज को परचेज कर सकता हूँ, तो वो मेरी बन जाती है डिमांड। और आप बेसिकली डिमांड ही पढ़ते हैं कब? जब आप डिमांड पर थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, फिर डिमांड सप्लाई का टॉपिक पढ़ते हैं अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, शुरू से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से। नाउ इकोनॉमी की अगर मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी, तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या करती है, तो मैंने आपको बोला इकोनॉमी के अंदर सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी कि इकोनॉमी के अंदर आती है सोसाइटी। और सोसाइटी क्या करती है? डिमांड करती है गुड्स और सर्विसेज की। अब वो गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग ही तो दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर। वो गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे द्वारा ही तो एक से दूसरे पर्सन को डिलीवर की जा रही है। अब मान लो बेटा, अगर मान लो मैं मिल्क की डिमांड करता हूँ, तो मुझे मिल्क की अगर डिमांड है, अगर मैं मिल्क मांग रहा हूँ, तो उस मिल्क की सप्लाई भी कोई ना कोई कर रहा है, यानी कोई एक ऐसा पर्सन है जो इंगेज है कहीं ना कहीं सप्लाई करने में मिल्क की। और जब वो मिल्क की आप लोगों को सप्लाई कर रहा है, आपकी डिमांड पूरी हो रही है, और उसके पास क्या, उसके पास एक रोजगार मिल रहा है, उसको जीवन चलाने का एक जरिया मिल रहा है, जिसके थ्रू वो अपनी लिविंग्स को बहुत अच्छी तरह से चला सकता है। यही मेन काम है एक इकोनॉमी का। तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है जो आपको देता है, क्या देता है सर? एक मीन देता है, एक जरिया देता है काम करने का, ताकि आप लोग अपने लिविंग्स को बहुत अच्छी तरह से चला सकें, राइट। नेक्स्ट, तो इकोनॉमी आपको देगा क्या? मैंने आपको बताया इकोनॉमी आपको गुड्स और सर्विसेज देता है। आगे आप लोग पढ़ते हैं कि गुड्स जनरली दो टाइप की होती हैं, राइट। एक हमारे पास फाइनल गुड्स होती हैं, राइट। हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होती है, बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं आपकी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये भी आती हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। तो गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। गुड्स और सर्विसेज दी जाती है कि इकोनॉमी के द्वारा। एक अर्थव्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि जो कंज्यूमर है उनको गुड्स और सर्विसेज दे दी जाए। अब वो उनको गुड्स और सर्विसेज क्यों दी जाए? उनको गुड्स और सर्विसेज इसलिए दी जाए ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अब ये जो वर्ड यहाँ पर वांट आया है ना, तो अब आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। वांट का मतलब क्या है कि जो इच्छुक है, जो एक कस्टमर जिस चीज को लेने का इच्छुक है उस चीज को ले ले, जिसकी वो इच्छा रखता है उस चीज को ले ले,
राइट। तो वो इकोनॉमी सुनिश्चित करती है कि गुड्स और सर्विसेज दी जाए ताकि कस्टमर जिस चीज को चाहता है वो उस चीज को क्या कर ले, परचेज कर ले। और जिससे परचेज करा उसको जीने के लिए क्या मिला, एक रोजगार मिला। और उस रोजगार से वो क्या करेगा, मनी कमाएगा, पैसा कमाएगा, और पैसा कमा के अपने आप को ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। राइट। आगे देखिएगा, गुड्स और सर्विसेज जो सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को, यानी कि अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ोगे, यानी कि अभी पढ़ ही रहे हो, तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पूरी की पूरी माइक्रो को समझा जाता है दो पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एक आप समझेंगे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, और एक आप समझते हैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं और प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, तो उसी तरह से जब गुड्स और सर्विसेज की बात की जाती है, जब गुड्स और सर्विसेज दी जाती है या फिर ली जाती है, किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा भी ली जाएगी, और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर के द्वारा भी ली जा सकती है। तो जब गुड्स और सर्विसेज जिसको यूज किया जाता है या फिर जिससे सेटिस्फेक्शन मिलती है किसे, ह्यूमन वांट्स को, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को, उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं उसे, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। और जो गुड्स और सर्विसेज जो सेटिस्फाई करती है प्रोड्यूसर्स की वांट्स को, जो प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। तो यहां से बेटा दो चीजें निकल कर आई कि हमारे पास गुड्स जो है वो किस किस टाइप्स की हो सकती हैं। एक सर हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं, एक हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं, और एक हमारे पास प्रोड्यूसर्स गुड्स हो सकती हैं, एक हमारे पास प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं। अब ये किससे डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि कौन उसे यूज कर रहा है। अगर कंज्यूमर यूज करेगा तो वो कंज्यूमर गुड्स है, और अगर प्रोड्यूसर यूज करेगा तो वो प्रोड्यूसर्स गुड्स है। सेकंड थिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब मैं एक इकोनॉमी की बात करता हूं तो एक इकोनॉमी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात की जाए तो उस इकोनॉमी के अंदर ये तीन चीजें जरूर होती ही होती है। राइट। अगर ये तीन चीजें एक इकोनॉमी के अंदर नहीं होगी तो कभी भी प्रॉपर तरीके से चैनलाइज तरीके से चीजें नहीं हो सकती हैं। तो एक इकोनॉमी में जनरली कहता है तीन तरह की चीजें होती हैं। वो तीन चीजें क्या है, देखो पहली चीज इसके अंदर क्या है बेटा, कंजम्पशन। राइट, प्रोडक्शन लिखा हुआ है, फिर कंजम्पशन लिखा हुआ है, और फिर हमारे पास लिखा गया है बेटा इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा गया है, इन्वेस्टमेंट। अब एक इकोनॉमी के अंदर ये तीन चीजें होंगी ही होंगी, एक प्रोडक्शन होगी, दूसरी हमारी कंजम्पशन होगी, और तीसरी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। आप इमेजिन करो, डिमांड हमेशा कौन करेगा, डिमांड हमेशा कंज्यूमर करेगा। डिमांड किसके द्वारा की जाती है, डिमांड हमेशा कंज्यूमर के द्वारा की जाती है। और सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है। राइट, सप्लाई किसके द्वारा की जाएगी, प्रोड्यूसर के द्वारा। अब आप इमेजिन करो कि कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहा है। आप इमेजिन करो एक सिनेरियो कि कंज्यूमर आपका डिमांड ही नहीं कर रहा है, वो कंजम्पशन ही नहीं हो रही है, तो प्रोड्यूसर किसके लिए चीजें बनाएगा, प्रोड्यूसर किसके लिए चीजें प्रोड्यूस करेगा। लॉजिक ही नहीं रह जाता है सर। तो एक इकोनॉमी के अंदर जनरली जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसके अंदर तीन प्रोसेस होती है सर। क्या, एक तो प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, एक कंजम्पशन की प्रोसेस होगी, और एक इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस होगी। राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब आप अपनी अर्निंग्स को क्या कर देते हो, कहीं पर इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्ट कर दोगे, क्यों कर दोगे, ताकि आप कुछ उससे इनकम जनरेट कर सकें, ताकि आप उससे कुछ इनकम जनरेट कर सकें। जब इस पर्सपेक्टिव के साथ आप चीजें करते हैं तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो एक इकोनॉमी के अंदर जनरली तीन चीजें होती हैं बेटा। क्या होगा, सबसे पहले कंजम्पशन होगी, फिर प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद फिर क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोडक्शन किस चीज की होगी, प्रोडक्शन दो चीजों की हो सकती है, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल गुड्स। टेंजेबल एंड इनटेंजेबल गुड्स की प्रोडक्शन हो सकती है। अब टेंजेबल गुड्स के अंदर हमारी क्या आती है जनरली, राइट, हमारी जो
गुड्स जिन्हें हमें क्या कर सकते हैं बेटा, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल गुड्स को, इनटेंजिबल गुड्स के अंदर क्या आता है, जिसे कि हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, उसको बस हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं कि भाई ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। जैसे कि सर्विसेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्विसेज ऑफ अ लॉयर। तो एक लॉयर की जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज वो लॉयर दे रहा है, तो उसको आप फील कर सकते हो कि भाई हाँ मुझे कुछ सर्विसेज मिली है, मुझे कुछ फायदा हुआ है, राइट, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो कंजम्पशन के अंदर आएगा गुड्स एंड सर्विसेज बाय दी हाउस होल्ड्स। तो जो हाउस होल्ड्स के द्वारा गुड्स और सर्विसेज दी जाती हैं, उन गुड्स और सर्विसेज की बात यहाँ पर की जाती है। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर एसेट्स और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। यहाँ पर एसेट्स और आइटम्स आएगी जिनको बेसिकली एक्वायर किया जाएगा, किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, किस पर्सपेक्टिव से, ताकि वो कुछ ना कुछ इनकम उसे जनरेट कर सके। तो ये बेसिक 3 एक्टिविटीज एक इकोनॉमी के अंदर होती है, ये प्रोसेस पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर चलती है। अब आगे समझना, अगला पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अगर मैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करूं तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है सर, ध्यान से समझो कि जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की हो सकती है, सीधी सी बात है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर 3 तरह की प्रोसेस होगी सर। एक तो सर हमारे पास प्रोडक्शन होगा, एक हमारे पास कंजम्पशन होगा, एक हमारे पास कंजम्पशन होगा, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। थर्ड हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोडक्शन कौन करेगा सर, आपने बताया कि प्रोडक्शन हमेशा प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती है। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर सर कंजम्पशन करेगा, कंज्यूमर के द्वारा कंजम्पशन की जाती है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा की जाती है कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है सर, इनकम को जनरेट करने के लिए। जब एक इकोनॉमी की बात की जाए तो बात बेसिकली होगी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, इसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसके पास रहने वाला है, हु विल बी गोइंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी। तो इसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो हमारी इकोनॉमी है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, उसको हम जनरली बोलते हैं कि हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। एक हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सोशलिज्म है। सोशलिज्म का मतलब क्या है, सेंट्रली प्लान्ड, नाम से पता चलता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जहां पर चीजें यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये डिसाइड की जाएगी किसके द्वारा, यहाँ पर जो डिसीजन है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, वो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए और कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। दूसरा, सेकंड आपके पास है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम है बच्चे कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जनरली ये बोला जाता है कि लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड, डिमांड और सप्लाई को डिसाइड करने दो, लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड। यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन कंजम्पशन है वो जनरली किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड की जाएगी कि क्या चीजें बननी चाहिए और क्या चीजें कंज्यूम होनी चाहिए। लेकिन मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट का रोल है, जो गवर्नमेंट का रोल है वो मैक्सिमम रहेगा, राइट। और प्राइवेट फर्म्स का रोल, जो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का जो रोल है वो मैक्सिमम रहेगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है, जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है हमारा, ये क्या रहेगा बेटा, मिनिमम रहेगा।
लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी हमारा होती है उसके अंदर डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो कम हो जाता है और हमारा जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनके रोल्स को बढ़ा दिया जाता है। और आपको पता है कि प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा क्या चाहते हैं कि वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज बनाएं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। जब जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, ध्यान से समझना, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी उसका हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहेगा सोशल वेलफेयर करना। क्या रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव? सोशल वेलफेयर करना। इसीलिए तो बेटा इसका दूसरा नाम क्या है? सोशलिज्म है। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहेगी? गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी समाज का भला करना, यानी कि सोसाइटी का भला करना। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? सोशल वेलफेयर। द मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। वहीं पर अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं, जिसको कि हमने क्या बोला? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला या फिर कैपिटलिज्म बोला। यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे विल बी डिसाइडिंग व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, राइट? किस क्या बनना चाहिए और कितना बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मेकिंग का, पैसा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। थर्ड आता है बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन। क्या है बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक सेंट्रल इकोनॉमी का, और दूसरा हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी कि यहाँ पर कुछ सेक्टर्स पर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा कि क्या बनना है किस सेक्टर्स के अंदर, और कुछ सेक्टर्स का के अंदर जो कंट्रोल है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास रहेगा। यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या बनाना है और कितना बनाना है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा कि क्या चीज़ें बननी चाहिए और कितनी बननी चाहिए। ठीक है? और इसी टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब आइए कुछ इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम आपको इसको एग्जाम्पल देते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का आंसर क्या है। अगर मैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करूं, यहाँ पर राइट सेंटर का ज्यादा रोल है, तो चाइना एंड रशिया आर बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। चाइना और रशिया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का भाग है या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर काम करते हैं। वहीं पर अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पर डिमांड और सप्लाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है, प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि क्या बनना चाहिए लोगों के लिए, और वो किसके बेसिस पर आधारित होगा? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर आधारित होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है आपका अपना प्यारा भारत, आपका अपना देश इंडिया। वो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहां पर कुछ सेक्टर्स की चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी और कुछ सेक्टर्स की चीज़ें जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि क्या बनना चाहिए और कितना बनना चाहिए। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ये जो पॉइंट लिखे हैं इन्हें देख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दिस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है? द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज होगी या फिर एक्टिविटीज होंगी वो किसके द्वारा टेकन प्लेस की जाएगी? वो प्लेस की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और जब गवर्नमेंट टेक प्लेस करेगी तो गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा है? लोगों का वेलफेयर। तो जनरली वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगी जिससे लोगों का भला होगा, लोगों का फायदा होगा। वैसी चीजें कभी भी नहीं बनाएगी जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे? गवर्नमेंट के द्वारा। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझना, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमारे पास अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की आप लोगों से बात करूं तो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो कितने होते हैं? राइट, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस डू वी हैव?
देखो, अगर मैं आप लोगों से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते क्या है। ये जो बात लिखी गई है यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की, इसका मतलब क्या है समझना बेटा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का मतलब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये माना जाता है, ये समझा जाता है जनरली, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ों को बनाना। तो किसी भी चीज़ों को बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। किस किस की हो सकती है? एक तो बेटा बोला जाता है लैंड, एक आपकी बोली जाती है लेबर, एक आपका बोला जाता है कैपिटल, कैपिटल, और फोर्थ आपका बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। एक बात समझना, लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन से नहीं है। लैंड के अंदर हर एक वो सोर्स आएगा जो हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है। जो सारे के सारे सोर्सेस आएंगे जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, जिसमें कि लैंड भी एक सोर्स है जो हमें मिल रहा है कहाँ से, नेचर से। तो लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमें क्या होता है, ध्यान से समझना। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमें होती है फैक्टर इनकम। क्या होती है? फैक्टर इनकम। और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है जब हम नेशनल इनकम समझते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का कॉन्सेप्ट क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे समझा जाता है। लैंड की बात करता हूं तो लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट। इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। लेबर को क्या मिलता है बच्चे? वेजेस मिलती है, वेजेस मिलती है। कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है? कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हमें क्या मिलता है? स्किल्स मिलती है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बेसिकली क्या करता है? रिस्क लेता है अपने जीवन में। अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, तो रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियोज को जो एनालाइज करता है वो एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। और एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करता हूं तो एंटरप्रेन्योर क्योंकि रिस्क ले रहा है तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, उस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि इन चारों फैक्टर्स की बात कर रहा है। ये जो चारों के चारों फैक्टर्स हैं, ये चारों के चारों फैक्टर्स किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे? इन चारों के चारों फैक्टर्स का जो कंट्रोल होगा वो किसके पास होने वाला है? गवर्नमेंट के पास होने वाला है। किसके पास होने वाला है? गवर्नमेंट के पास होने वाला है। यही बात बोली गई है इस पॉइंट के अंदर। इसके अंदर कोई और बात नहीं है, यही बात है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो किसके पास रहेंगे? गवर्नमेंट के पास रहेंगे। यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए, राइट। नाउ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप वेजेस की बात कर, जो लेबर है, लेबर को क्या मिलती है? वेजेस मिलती है ना। तो जब लेबर को वेजेस मिलती है, तो जब एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हमेशा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लेबर को वेजेस हैं वो अच्छी वेजेस मिले, ताकि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्योंकि अगर आप देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, तो वो जनरली लेबर्स को क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, उनको वेजेस कम देंगे, राइट। और गवर्नमेंट का कंट्रोल तो वहाँ पर है ही नहीं, तो गवर्नमेंट बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। और जब सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट खुद चेक करेगी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस कहाँ पर यूज़ होने चाहिए, किस तरह से यूज़ होने चाहिए, और उनको किस तरह से पेमेंट होनी चाहिए। थर्ड, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका जो रोल होगा
वो कम हो जाएगा। द रोल ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर मिनिमल, प्राइवेट सेक्टर का रोल्स बहुत कम होगा। नाउ फोर्थ इज द स्टेट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द गुड्स अमंग्स द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट देखेगी, राइट। प्रोडक्शन भी कौन देखेगा, देखो यहाँ पर प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाएगी, राइट, कि क्या बनना चाहिए। तो अब बनेगा किसके हिसाब से, बनेगा कंजम्पशन के हिसाब से। और कंजम्पशन किसके अकॉर्डिंग होगी, कंजम्पशन सर कंज्यूमर के हिसाब से होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो जो कंज्यूमर चाहेगा वही तो बनेगा यहाँ पर, उसी चीज का तो प्रोडक्शन यहाँ पर होने वाला है। और वो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी या फिर उस कंजम्पशन की जिम्मेदारी किसकी होगी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी सर। और जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड करेगी, फोर्थ पॉइंट, कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स और सर्विसेज का वो समाज के अंदर किस तरह से होगा। आप इतना समझिए कि जो अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, वहां पर सबको समानांतर रखने की कोशिश की जाती है, गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज्यादा गैप ना बढ़ जाए। तो इसीलिए हमेशा रिसोर्सेज एलोकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि रिसोर्सेज को किस तरह से बांटा जाए ताकि सब के बीच में बराबर समानता बनी रहे रिसोर्सेज को लेकर, इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। अगला पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलिस्ट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इसको समाजवाद और कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोला जाता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था बोला जाता है और कंट्रोल्ड बोला जाता है। कंट्रोल्ड क्यों बोला जाता है, कंट्रोल्ड इसलिए बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि इसको किसके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रही है इस चीज को। इसलिए ये कैसी अर्थव्यवस्था है, ये कैसी व्यवस्था है जहां पर चीजों को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की कुछ बातें समझ लेते हैं उससे पहले। लेकिन अगर आपने इस तरह का फ्लैग देखा होगा तो आप कभी आज जाइएगा और चेक करिएगा मेरे बच्चों, इस तरह का फ्लैग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। किसका, चाइना का। चाइना का जो फ्लैग है वो इसी तरह से देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ फ्लैग होगा चाइना का, पढ़िएगा। देखिए ये गवर्नमेंट है, राइट। इस तरह की चीजें जो होंगी, ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट, इंडस्ट्री किसके द्वारा ऑन की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा। कभी प्राइवेट को इतना डोमिनेट ही नहीं होने देगी गवर्नमेंट यहाँ पर। प्राइस कंट्रोल किसके द्वारा होगा, नो इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। कोई ऐसा नहीं है कि बाहर वाला बंदा आके डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। कहने का मतलब ये 5 ईयर्स प्लान्स बनाए जाते हैं। 5 ईयर्स प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उनको पहले कंसिडर किया जाए, और जो अभी चल सकता है जिनसे काम, उनको आगे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट सेट इनफ्लेक्सिबल प्लान्स फॉर फ्यूचर, राइट। इनएफिशिएंट फर्म प्रोटेक्टेड, फर्म्स नॉट अलाउड टू फेल, राइट। यहां पर इस तरह से ध्यान दिया जाएगा कि बाहर वालों को तो बिल्कुल भी चीजों के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। और इनएफिशिएंट फर्म्स जो हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होगा, अगर मान लो बेटा मैं एक बिल्डिंग ऑन करता हूँ, मैं उसका रेंट दे रहा हूँ, और अगर मान लो मैं 10 महीने तक वहां पे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि भैया मेरे पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं बचा है, तो मैं क्या करूंगा, बैकआउट कर दूंगा, बंद कर दूंगा। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप देखो, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, जैसे आप लोगों को भी पता है, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स है, एसबीआई, अगर चाहे कल को लॉस में भी आ जाए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट इतनी आसानी से अपनी यूनिट्स को क्लोज या फिर शट डाउन नहीं करती है, बंद नहीं करती है। कहने का मतलब ये है। इनोवेशन डिफिकल्ट, नो रिवॉर्ड फॉर थिंकिंग रिस्क एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू, राइट। यहां पर क्या बोला, इनोवेशन डिफिकल्ट है, नया नहीं लेके आ सकते आप कुछ। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं ही सुप्रीम हूँ, आई एम दी बेस्ट, तो मैं जो कहूंगी वो बनाओगे, जैसे मैं बोलूंगी वैसे बनाओगे। प्राइस क्या रखना है मैं डिसाइड करूंगी। तो तुम बोलोगे यार मैं रिस्क किस चीज का लूं, जब मैं कुछ चीज कमा ही नहीं सकता। रिस्क बंदा क्यों लेता है किसी अपनी लाइफ में, आप खुद सोचो, आप अपनी लाइफ में रिस्क क्यों लोगे। आप रिस्क इसलिए लेना चाहोगे ताकि आपको रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा मिले। जब आपको रिवॉर्ड ही नहीं मिलेंगे तो आप रिस्क लेना भी नहीं चाहोगे। वही चीज यहाँ पर बोली गई है। ब्यूरोक्रेटिक है, तानाशाही है। गवर्नमेंट के आगे किसी की चलती है, नहीं चलती है सर। गवर्नमेंट खुद बोलेगी ऐसा करना है तो करना है,
कोई और की सुनाई नहीं होगी। इकोनॉमी मैनेज्ड बाय द ब्यूरोक्रेटिक्स एंड रिपोर्ट्स। लैक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम नहीं होगी, राइट। इजी से एंट्री और एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी और गवर्नमेंट ही लेके जाएगी चीजें आगे। इकोनॉमिक कंट्रोल रिक्वायर्ड, डिग्री ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पर ज्यादा रहता है, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर डिग्री ऑफ कंट्रोल ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दी प्राइवेट सेक्टर और योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट पीपीटी, यहां पर बात करते हैं मार्केट डिमांड की। किसकी बात करते हैं? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है सर? मार्केट डिमांड का मतलब है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या मतलब है मार्केट डिमांड का या फिर मार्केट इकोनॉमी का? मार्केट इकोनॉमी का मतलब है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी यहाँ पे? पूंजीवाद। और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा जो डिमांड है और सप्लाई है, डिमांड है और सप्लाई है, वो डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, कि क्या बनाया जाए और कितना बनाया जाए। कौन डिसाइड करेगा? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास फर्नीचर है। अब आप लोगों को पता है फर्नीचर से, राइट, आपके बेंचेस भी बनते हैं और आपके बेड्स भी बनते हैं। अब मार्केट में अगर एक इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है तो वहां पर मान लो कि बेंचेस जो हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है। जो बेंचेस हैं इनकी डिमांड ज़्यादा है। इनकी डिमांड क्या है? ज़्यादा है। जब बेंचेस की डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर्स को बेंचेस के ऊपर ज़्यादा लगाया जाएगा और बेड्स के ऊपर कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। द प्रोडक्शंस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द प्राइवेट ओनर्स। कौन डिसाइड करते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे प्रोड्यूस होना है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस भी किसके हाथ में होंगे? प्राइवेट फर्म्स के पास होंगे। यानी कि आपके वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, राइट, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये किसके हाथ में होंगे? ये प्राइवेट के हाथ में होंगे। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल। याद करो पहले वाला पॉइंट, वहां पर किसका रोल मिनिमम होता था? वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स का रोल मिनिमम था, यहां पर गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होगा। कंपटीशन अमंग्स द बिजनेस फर्म्स। अब जो फर्नीचर में बेंचेस और बेड्स बनाती हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्राइव होगा, राइट, बहुत ज्यादा तेज होगा। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उस कंपटीशन का अल्टीमेटली बेनिफिट किसे मिलेगा? इसका बेनिफिट किसे मिलेगा? बेनिफिट मिलता है मेरे प्यारे बच्चों इसका कंज्यूमर्स को। इसका जो अल्टीमेट फायदा है वो किसको पहुंचने वाला है? कंज्यूमर को पहुंचने वाला है। क्योंकि जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे ये आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे कि भाई प्राइस इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब मान लो कोई 100 रुपये प्राइस देगा तो आप, कोई एक पर्सन होगा वो 80 रुपये में भी वो चीज दे रहा होगा, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है, राइट। तो कंपटीशन होगा बिजनेस फर्म्स के बीच में, और इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है और फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है और फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि कैपिटल मार्केट इकोनॉमी के अंदर या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमेशा डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं दैट व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड हमारे पास आता है बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो सर मिक्स्ड इकोनॉमी तो आपने मुझे पहले ही बता दिया, हमें पहले ही बता दिया आपने कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। सर मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट समेशन ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सेंट्रल इकोनॉमी को जब मैं जोड़ दूं किसके साथ में?
जोड़ देता हूँ किसके साथ में, आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। जब मैं सेंट्रल इकोनॉमी को जोड़ देता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ, तो मेरी निकल कर आती है सर मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या निकल कर आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी निकल कर आती है। अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता हूँ तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड दी सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो समेशन है वो आपकी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी कि कुछ फैक्टर, यानी कि सीधी सी बात याद करो, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा और कुछ जो होगा वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास होगा। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों होगी। इट हैज प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर एज द मेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर मेन काम क्या है? प्रॉफिट भी कमाया जाएगा, कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट कमाया जाएगा और कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के साथ रहेंगे जहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है, राइट? गवर्नमेंट कोशिश करती है, अब तो प्राइवेट प्लेयर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि एजुकेशन हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने पास रखने की कोशिश करे ताकि लोगों का वेलफेयर वहाँ पर हो सके, राइट? और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे आप अपने सेलुलर कंपनीज को ले सकते हैं, जैसे आइडिया, वोडा, जियो, रिलायंस। ये सारे के सारे क्या इस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा मिलेंगे और आपस में कहीं ना कहीं ये कॉम्पीट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ये कमा सके, राइट? और इनके प्राइसेस भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलर लेवल पर ही ये रखने की कोशिश करते हैं। नाउ ये कुछ एक फिगर है, इस फिगर के अंदर आप देखिए एक पर्सन है, राइट? ये मिला रहा है, राइट? और ऐड कर रहा है, तो ये एक हाथ से प्राइवेट मिला रहा है, एक हाथ से पब्लिक मिला रहा है। ग्रीन वाला जो है वो पब्लिक है और रेड वाला जो है वो प्राइवेट है, तो यहाँ से इकोनॉमी निकल कर है, यानी कि मिक्सचर है। कुल मिलाकर ये जो इमेज है ये आपको ये समझाती है कि इट इज बेसिकली अ मिक्सचर। क्या है? एक मिक्सचर है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ फीचर्स हैं, कुछ खूबियां हैं, वो समझते हैं। हैज द एलिमेंट ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म। जी सर। प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाता है। परमिट गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू अलाउज फ्री मार्केट्स एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू डिटरमाइन प्राइसेस। प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए ये चीजें रखता है। देन अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सेंट्रल प्लानिंग बॉडी है। इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रीडम भी है यहाँ पर। सोशल वेलफेयर बिकम द फंडामेंटल गोल, और सोशल वेलफेयर भी यहाँ पर रहेगा। यानी कि याद करो, कुछ प्रॉपर्टीज जो सेंट्रल की थी और कुछ प्रॉपर्टीज जो किसकी थी? आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थी। उनका मर्जर है, उनका मिक्सचर है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं और आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा है, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी कंटेंट को समझ सकें और अपने इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर सकें। नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब समस्या क्या है जिंदगी में? एक मुझे याद आता है कि एक शायद गाना भी होता था कि सारे दर्द जिंदगी से खत्म हो जाते अगर हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हो जाते, राइट? एक गाना तो वो कुछ और है खैर, लेकिन हमने आपके लिए बनाया है। इकोनॉमिक्स बच्चा ऐसे बोलता है कि सारे दर्द दुनिया से खत्म हो जाते अगर हमारे पास दुनिया भर के एक टाइम पर पैसे हो जाते, तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती जिंदगी से, है ना? लेकिन समस्या क्या है? समस्या एक है कि हमारे पास ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि कभी भी एक इकोनॉमी के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं, या फिर इतने रिसोर्सेज एक अर्थव्यवस्था के अंदर या फिर एक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं देखे जा सकते हैं कि वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स को सेटिस्फाई करते या फिर सारी की सारी आपकी जो नीड्स है उनको फुलफिल करते। आइए समझते हैं इसको ध्यान से। अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं तो आप इसको कुछ इस तरह से समझिएगा। अगर मैं माइक्रो लेवल की बात करता हूं, पहले ऐसे समझिएगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं,
आप इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और एक आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे दो पर्सपेक्टिव से आपके सामने हमेशा बात करेगा। एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, यानी कि पूरी की पूरी माइक्रो अपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझनी है। वहीं पर अगर मैं मैक्रो की बात करूंगा तो आप यहाँ पर इसे समझेंगे इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल। लेकिन एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो यहाँ पर बात जनरली ये जो होगी, यहाँ पर सिंगल प्रोड्यूसर और सिंगल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात होगी माइक्रो के अंदर। वहीं पर सारे के सारे कंट्री के जितने भी एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे मिल गए, एक कंट्री के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे आपस में मिल गए, तो वो बात होगी इंटीग्रेटेड लेवल पर, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, इकोनॉमी एज ए होल। अब समस्या क्या है, ये तो आपने बता दिया, अब समस्या बताओ सर। समस्या बेटा ये है, समस्या ये है आप लोग क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके पर्सपेक्टिव से समझना है। आपने समझना है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स की जो डिमांड है, वो कैसी होती है बच्चे? अनलिमिटेड होती है। सबसे पहली बात, इसीलिए बच्चे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, अदरवाइज पढ़ते ही नहीं हम कभी इकोनॉमिक्स। ह्यूमन बीइंग्स की जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। आप लोग खुद सोचो, अगर आपको आपके घर वालों ने साइकिल दिलाई तो आप क्या चाहते हो अपने घर वालों से? तो कि काश मेरे घर वाले मुझे बाइक दिला देते। अगर आपके घर वाले आपको बाइक दिला देंगे तो आप क्या बोलोगे कि काश मेरे घर वाले मुझे गाड़ी दिला देते। आपके घर वाले गाड़ी दिला देते हैं तो काश इससे बेहतरीन गाड़ी दिला देते जो कि 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए की होती है ना। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। देखिए समस्या क्या है, ह्यूमन बींग्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है, वांट्स जो होगा वो ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा यहाँ पर। ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। वो रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, सीमित है। और दूसरा, उन रिसोर्सेज का क्या है बच्चे? ऑल्टरनेटिव यूज है। उन रिसोर्सेज का क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज है, राइट। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि ह्यूमन बीइंग्स की एक तो जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, दूसरा पॉइंट, लेकिन उनकी पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कैसे हैं? वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और साथ ही साथ में उन रिसोर्सेज के लिए क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। उन रिसोर्सेज का क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। आइए इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज करो आपके फादर हैं, मान लेता हूं मैं मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जो है वो आपके फादर हैं, राइट। मिस्टर एक्स जो है वो फादर है। अब मिस्टर एक्स की जो इनकम है, मैंने माना कि मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज है, वो 1 लाख रुपीज है। मिस्टर एक्स 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब जब मिस्टर एक्स 1 लाख रुपए कमाते हैं तो ये जो इनकी सैलरी है ये क्या होगी बच्चे? फिक्स्ड हो गई कि भाई हर महीने उन्हें 1 लाख रुपए ही आना है। और जब ये 1 लाख रुपए फिक्स हुए तो इसका मतलब क्या हो गए? हमारे रिसोर्सेज जो हो गए, जो हमारे रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो क्या हो गए? यहाँ पर फिक्स्ड हो गए। अब मिस्टर एक्स के पास इन 1 लाख रुपए को खर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। जैसे कि बच्चों की फीस देनी है,
बच्चों को हॉलीडे टूर पे लेके जाना है। इसी तरह से एक्स वाई जी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे मिस्टर एक्स के पास। ठीक है, हमारे मिस्टर एक्स के पास क्या हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां वो पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि अगर मान लो इस ऑप्शन के ऊपर ही मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ जाए, समझ लेते हैं ऐसा है, मान लो कि 1 लाख रुपए वो यही खर्च कर रहे हैं। अब ऐसा समझना, जब मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए यही खर्च कर दिया तो ये वाले सारे के सारे जो ऑप्शन थे ये क्या हो गए बच्चे, कैंसिल हो गए। ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मैंने क्या बोला था कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है ये चाहते तो हैं ये बहुत सारी जगह पर अपने पैसे को खर्च कर सकें, इन इनकम लिमिटेड है। साथ ही साथ में इस इनकम को अलग अलग जगह पर एलोकेट करना है। क्यों करना है, ताकि लास्ट में जब मिस्टर एक्स फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे महीने के एंड के, तो वो ये बता पाए कि भाई मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं कि जो भी मैंने जिस भी बेस्ट तरीके से मैं 1 लाख रुपए को खर्च कर सकता था मैंने वो खर्च किए और अब मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। आइए समझते हैं क्या कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर बच्चों लिखा गया है, इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, चॉइस की प्रॉब्लम है। क्या चूज करें, कहां पर अपने रिसोर्सेस को लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। यही सबसे बड़ी समस्या है जिंदगी की। सेकंड, the economic problems is to match limited resources to unlimited wants and need। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, मैच करना किसको, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट्स के साथ और हमारी नीड्स के साथ। ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पर कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जो हमारे सीमित रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैच करना। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे हमारी अनलिमिटेड वांट्स के साथ। अनलिमिटेड वांट्स के साथ यानी ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरी करने की कोशिश करूंगा इन लिमिटेड रिसोर्सेज। राइट, ये बात बोली गई है और यही समस्या है एक इकोनॉमी के अंदर। अब आइए इसको थोड़ा सा एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्कार्स। ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। देखो, मुझे कंप्यूटर भी लेना है, मुझे फ़ोन भी लेना है, राइट, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे शूज़ भी लेने हैं, मुझे ड्रेस भी लेना है, मुझे नेकलेस भी लेना है, मुझे स्पेक्स भी लेना है, बहुत सारी डिमांड्स हैं। लेकिन रिसोर्सेज क्या है, बहुत स्केयर्स है, स्केयर्स है। जैसे यहाँ पर ऑयल दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, राइट, मशीन दे रखी है। अब मान लो ये बेटा पेट्रोल है, अब पेट्रोल मान लो, राइट, पेट्रोल है, पेट्रोल इंडिया ने क्या करा, इंडिया जनरली पेट्रोल इंपोर्ट करता है। तो आप पेट्रोल को बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, गाड़ियों में डाल सकते हो, और भी XYZ चीज़ें हैं जहाँ पे पेट्रोल यूज़ किया। अब पेट्रोल मान लो कि इंडिया इंपोर्ट करता है 1000 लीटर पेट्रोल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है। 1000 लीटर जो है वो पेट्रोल इंपोर्ट करता है, उसमें से मान लो 800 लीटर वो यूज़ कर देता है गाड़ियों में। अब उसके पास वो 200 लीटर ही तो बचा बाकी सारी जगह पे यूज़ करने के लिए। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो अब क्या हुआ, ये लिमिटेड है रिसोर्स, 1000 है तो ये लिमिटेड है। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इस तरह से यूज कर दूं कि भाई मैं हर जगह पर तरीके से इसे यूटिलाइज कर पाऊं और लास्ट में मैं ये बोलूं कि भाई मैं बेस्ट तरीके से जैसे अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकता था मैंने कर दिए। इसी पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट होती है। तो ह्यूमन वांट्स क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें, ये तो आगे आएगा अभी, दिस इज बेसिकली द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूं ताकि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करवा सकूं। इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है ये टॉपिक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, समस्या है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस की ही समस्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की मेन समस्या क्या है? ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहली बात क्या है कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। कहते हैं ना कि जिंदगी में हमें कभी भी किसी से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं अगर हम किसी से बहुत ज्यादा रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। क्योंकि जितना ज्यादा हम जिंदगी में सोचेंगे कि भाई किसी से उम्मीदें रखें, तो कहते हैं ना समक्ष इंसान या फिर समक्ष संसार की जीवन में समस्या का सबसे बड़ा कारण है उसकी अपेक्षाएं या फिर उसकी उम्मीदें कि भाई मुझे ये भी चाहिए, या फिर जो उसकी इच्छाएं ये भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ढिमकाना, सब मिल जाए मुझे, वो ये चाहता है, राइट? तो जो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, वो कभी खत्म नहीं होगी। अब आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि नीड और वांट्स में डिफरेंस है ना? मैंने बताया आपको कि नीड्स और वांट्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ह्यूमन वांट्स आर आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। तो उन ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं वो भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिफर करती है ना? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको भूख लगी है, आपका एक फ्रेंड आता है, आपको बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं। अब आपकी प्रायोरिटी क्या? भूख लगी है, भाई पहले खाना खाऊंगा फिर घूमने जाऊंगा, फिर बाद की बात है कि घूमने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पहले खाना दे दो सर, पहले खाना जरूरी है, राइट? वो आपकी प्रायोरिटीज हैं। तो ह्यूमन बींग्स की प्रायोरिटीज भी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके वांट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। ये बात बोली गई है यहाँ पर कि जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें होंगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को चेंज करते चले जाएंगे। ये बात बोली है। अब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स तो है, सेकंड स्कार्सिटी है हमारे पास रिसोर्सेज की। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे समझो ये 4 पॉइंट है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 पॉइंट है। यानी कि ये तो बहुत ज्यादा है कि भाई ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन इसके लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। इट मींस लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, जो आपके संसाधन है वो सीमित रहेंगे। दूसरी चीज, ये और ये पॉइंट साथ में ही है, कहीं ना कहीं ऐड कर लीजिएगा कि अल्टरनेटिव यूज है उन रिसोर्सेज का। Resources can be used in various ways. It has various ways where it can be used. बहुत सारी जगह पे आप इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, राइट? कि अब आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप उसको यहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। आप कहाँ लगाना चाहते हैं वो आपकी प्रेफरेंस, आपके नीड्स, आपकी वांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ नाउ आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन मैं आप लोगों से रिपीट करूंगा कि अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप अभी तक की जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब माइक्रो लेवल पर तो हम ये समझते हैं क्या कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, राइट? उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, हमारी वांट्स, इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या करें, राइट? सेम सेंस पर इसी तरह की जो समस्या है एक कंट्री लेवल पर भी समझी जाती है, देखने को मिलती है, और उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल लेवल पर क्या समस्या है, राइट? देखिए क्या कहता है, इट इज अ प्रॉब्लम अराइजिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड लिमिटेड वांट्स। यहां पर भी समस्या क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, राइट, ये समस्या आती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं सर, और उनका अल्टरनेटिव यूज है, लेकिन वांट्स बहुत ज्यादा है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम एक इकोनॉमी की है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम एक इकोनॉमी की है क्या? जनरली अगर मैं आपको पहले समझाऊं तो हमारे पास 3 तरह की समस्या आती हैं। एक इकोनॉमी 3 तरह की समस्या जनरली फेस करती है, और पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए,
एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, राइट। अब देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यहां पर आप क्या समझते हैं, सबसे पहली बात करता है एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको कहां पे एलोकेट किया जाए, एफिशिएंट यूज ऑफ फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। ये तीन चीजें हैं, कहता है कैसे आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, एलोकेशन कैसे करेंगे आप अपने रिसोर्सेज का, एफिशिएंट यूज कैसे करेंगे आपके जो बचे हुए फर्दर जो रिसोर्सेज है उनका, और लास्ट में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे। जब आप एलोकेशन की बात करते हैं तो एलोकेशन के अंदर फिर कहता है तीन क्वेश्चन पूछता है, एक है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इन क्वेश्चंस के आंसर जनरली दिक्कत देते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को या फिर एक इकोनॉमी को। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट मैंने वहां पर लिखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, राइट। यहां पर क्या समस्या है, सबसे पहले यहां पर क्या सोचते हैं, यहां पर दो चीजें कंसिडर की जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। सबसे पहली बात और सबसे पहली समस्या यहां पर यह आती है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। दूसरी समस्या क्या आती है, भाई ये तो पता चल गया क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, हाउ मच क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। नाउ दिस इन्वॉल्व सिलेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है उनका सिलेक्शन करना, और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये रहा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीजें आएंगी, क्या बनाएं, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या क्या बनाएं सर, तो इसके अंदर दो चीजें आएंगी कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, और दूसरी चीज आएगी कि कितनी क्वांटिटी, कितनी 10 20 30 50 कितना बनाए सर, वो बात की जाती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर आता है कि व्हाट कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, और सेकंड यहां पर आता है हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस। तो याद रखना कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर बात होती है कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, और सेकंड बात होगी कि कितनी क्वांटिटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसका सॉल्यूशन मिल गया व्हाट टू प्रोड्यूस। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको, बढ़िया से डायग्राम से समझते हैं, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जनरली बात की जाएगी कि कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। बोला ना आपको मैंने क्या, कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज बनानी है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है या फिर देनी है, राइट। सर्विसेज दी जाती है, गुड्स बनाई जाती हैं। तो गुड्स जो है कहता है जो फाइनल गुड्स है ना, ये जो फाइनल गुड्स हैं, ये फाइनल गुड्स हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। कितने तरह की हो सकती हैं, दो तरह की, एक कैपिटल गुड्स है और एक कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स किसके लिए बनाई जाती है या फिर कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है, तो कैपिटल गुड्स का यूज प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये किसके द्वारा अरे सर नाम से ही पता चलता है सर हमें तो कि इसको कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है। इसके द्वारा यूज किया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा। अब कंज्यूमर के बाद भी हमारे पास यहाँ पर दो तरह की गुड्स आती हैं, एक ड्यूरेबल गुड्स आती हैं और एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स आती हैं, राइट। एक ऐसी गुड्स है इसमें से जिसको कि लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और एक ऐसी यूज है जो गुड्स हैं जिसको कि शॉर्टर पीरियड के लिए इमीडिएट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आगे समझते हैं, राइट। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के लिए है, कंज्यूमर गुड्स
कंज्यूमर्स के लिए है, या फिर कंज्यूमेबल गुड्स कंज्यूमर के लिए है। कैपिटल गुड्स का जनरली प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है फर्दर गुड्स को बनाने के लिए, राइट, फर्दर गुड्स को बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक मशीन लेके आया, उस मशीन को मैं यूज कर रहा हूं कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो वो मशीन है वो एक मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। नाउ मैंने आपको बताया जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं वो हमारी दो तरह की हो सकती है। जो कंज्यूमर है वो दो तरह की गुड्स को कंज्यूम कर सकता है या फिर करता है। एक हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और एक हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल की, देखो पिक्चर से ही समझ में आ रहा होगा, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है? ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है ऐसी गुड्स जिनको लंबे टाइम के लिए यूज किया जाता है, दैट आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक बार परचेस किया तो किस्सा खत्म, अब लंबे टाइम के लिए यूज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ सर, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, राइट, आपके पास इन्वर्टर है, राइट, टेलीविजन है, ये सारी चीजें आप परचेज करते हो लंबे टाइम के लिए, कि आज आपने परचेज करा तो 3 4 5 साल हमारे पास चले, ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ परचेज की जाती है। वहीं पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं छोटे पीरियड के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए यूज की जाने वाली गुड्स। देखिए अब मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाती है 3 साल की। तो जिन गुड्स को यूज किया जा सकता है 3 साल से ज्यादा के लिए, ग्रेटर देन 3 years, जिन गुड्स को यूज किया जा सकता है 3 साल से ज्यादा के लिए, वो है हमारी ड्यूरेबल गुड। कैसे गुड्स हैं वो? ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोस गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 3 years, जिनको 3 साल से ज्यादा के लिए यूज किया जा सकता है, वो ड्यूरेबल गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जिसको यूज किया जाता है लेस देन 3 years, जिसको कि 3 साल से कम के लिए यूज किया जाए, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो यानी कि इसके अंदर हमारी जो इमीडिएट कंजम्पशंस वाली जो गुड्स होती हैं वो भी आती हैं, जैसे कि मिल्क, राइट, वेजिटेबल्स, राइट, वेजिटेबल्स, मिल्क, राइट, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ आई होप पहले वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। कैसे? कैसे का मतलब क्या है कि अब आपको ये पता चल गया कि कौन सी गुड्स बनानी है, ये आपको पता चल चुका है कि क्या बनाऊं। जैसे घर पे कई बार माताजी कहती होंगी बेटा आज खाने में क्या बनाया जाए, तो आप लोग बोलते हैं कि क्या बनाना चाहिए, कुछ भी बना दो। तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या बनाया जाए। अब ये डिसाइड हो गया हाउ टू, पहले हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट, अब ये डिसाइड हो गया कि क्या बनना चाहिए। माता जी ने बोल दिया कि आज राजमा बनाते हैं, राइट, किडनी बीन्स बनाते हैं, तो आज ये डिसाइड हो गया। अब ये डिसाइड हो गया तो अब कैसे बनाएं? तो अब सेकंड क्वेश्चन है कैसे बनाएं। जिसको बनाना नहीं आता है तो उसको बोला कैसे बनाएं, तो वो बोलेंगे कि सर आपको एक किसकी, कुकर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, आपको एक कढ़ाई की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, चूल्हे की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीजें चाहिए होंगी आपको बनाने के लिए, है ना। तो सेम सेंस पर ये डिसाइड हो चुका है व्हाट टू प्रोड्यूस में कि कौन सी गुड्स बनानी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है। अब ये डिसाइड करना है कि कैसे बनानी है। तो जनरली जो गुड्स हैं वो कैसे बनेगी, जनरली जो गुड्स हैं वो कैसे बनेगी, या तो भाई हम इंसान बनाएंगे, हम बनाएंगे मतलब लेबर, मेहनत कौन करती है, लेबर, तो लेबर के द्वारा बनाया जाएगा। और सेकंड मशीन्स बनाएगी, सेकंड्स कौन बना सकता है उसे, मशीन्स, सेकंड कौन बना सकता है उसको, मशीन्स बना सकती है ना, मशीन्स बना सकती है। जब लेबर्स का यूज करके आपके गुड्स को बनाया जाए तो उसको बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, इसको बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। और सेकंड हमारे पास होता है अगर जब मशीन्स को आप यूज करते हो तो इसको बोला जाता है कैपिटल, इट इज बिकॉज एसेट, कैपिटल एसेट है ना, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और समझना, लेबर का यूज करके कौन बनाएगा बताओ, लेबर का यूज करके गुड्स कौन बनाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचिए, लेबर्स का यूज करके
ज़्यादा वो गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेगी कंट्री जहाँ पर लेबर्स बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हों, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, लेबर्स बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पर और बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ये हमेशा क्या करेंगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करेंगी जनरली किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं पर वहीं पर मैं बात करता हूँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की, वहाँ पर बात की जाएगी मशीन्स की। जैसे कि आपका यूके है, यूएस है, यहाँ पर मशीन्स का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि लेबर महंगी है, राइट? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर हम लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर हम मशीनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? थर्ड पॉइंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए? थर्ड पॉइंट, किसके लिए बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, राइट? किसके लिए बनाना है सर? इट रेफर्स टू द सिलेक्शंस ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल फॉर होम or who will consume the goods. Goods are produced for those who have the paying capacity. And third, paying capacity depends upon the ability of the consumer income. Third point, for whom to produce, किसके लिए बनाया जाए? अब ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये गरीबों के लिए बनाया है, यानी कि समझो ऐसा कुछ कि भाई किसके लिए, अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर दिया, ठीक है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है? हाउ टू प्रोड्यूस भी पता चल गया, व्हाट टू प्रोड्यूस। तीसरा मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, किसके लिए बना रहा हूं? आप बोलते हो ना, मैं ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूं या फिर मैं ये जो चीज बना रहा हूं, इसका फायदा उन लोगों के लिए होगा जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, यानी कि मिडिल क्लास के लोग हो गए या लोअर मिडिल क्लास के लोग हो गए। यही डिसाइड यहां पर किया जाता है कि किसके लिए बना रहा हूं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं, राइट? एडल्ट्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं, बच्चों के लिए बना रहा हूं प्रोडक्ट, किसके लिए बना रहा हूं सर, राइट? तो यहां पर क्या है, यहां पर बोला जाता है सिलेक्शंस ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, उन लोगों की सिलेक्शन करना जो कि कंज्यूम करेंगे आपकी गुड्स को, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुड्स बनाई किसके लिए जाएगी? गुड्स बनाई ही उसके लिए जाती है या जाएगी जिसके पास पेइंग कैपेसिटी होगी। जेब में पैसा है तो बात करो, नहीं तो घर को जाओ। जेब में पैसा है तो सर बात करो, वरना अपने घर को जाओ। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा सा फंडा है। तो पेइंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अब भाई आपकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है? अब पेइंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर डिपेंड करोगी। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो 2000 रुपए का है, 2000 रुपए का, मेरी इनकम ही 1500 रुपए है, मेरी इनकम ही 1500 रुपए है। तो बताओ मेरी पेइंग कैपेसिटी होगी इसके लिए? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये मेरे लिए बना ही नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बना ही नहीं है, तो मुझे इस प्रोडक्ट को नहीं यूज करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अगेन, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है क्लास में, आप लोग समझ पा रहे हैं ये पॉइंट्स, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस पता चल गया, राइट? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी हमने समझ ली। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है सर? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, राइट? फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया सर हमें। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, राइट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स को समझने के लिए, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, राइट, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसका आगे आगे नाम आएंगे, समझना आप आगे, मजा आएगा समझने में, ठीक है? तो जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये क्या होता है, पीपीसी क्या है? तो पीपीसी को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने बात करी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मैंने यहाँ पर बात करी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, थर्ड मैंने बात करी है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, और लास्ट फिर हम बात करेंगे आपके आगे पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की।
यानी टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है, लेकिन कुछ चीजें पहले समझेंगे उसके बाद। सबसे पहले बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली अ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट, या फिर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ सर। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बच्चों ध्यान से समझना। आप लोग जब क्लास 10 थे, क्लास 11th में आए, जब आप लोग क्लास 10th से 11th में आए, तो आपको सेलेक्ट करनी थी आपकी अपनी स्ट्रीम। आपको सिलेक्ट करनी थी आपकी अपनी स्ट्रीम। अब आपने क्या करा, आपने सिलेक्ट किया बच्चों कॉमर्स। क्या सिलेक्ट करी आपने? कॉमर्स। और आपके पास और क्या स्ट्रीम थी? एक आपके पास साइंस थी, एक आपके पास ह्यूमैनिटीज थी, आर्ट्स थी। आपने क्या करा, साइंस और ह्यूमैनिटीज को रिजेक्ट किया और इसके बदले में कॉमर्स को सिलेक्ट किया। तो ये दोनों क्या है आपकी? ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आया सर? थोड़ा थोड़ा एक एग्जांपल और दो, ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आओ एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज करो बेटा, हमारे पास एक पर्सन है मिस्टर एक्स। कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की जॉब लगती है और मिस्टर एक्स को मिलती है 3 जॉब्स। मिस्टर एक्स को 3 जॉब मिलती है। एक जॉब मिली बेटा, राइट, एक जॉब मिली उन्हें बैंकर की, जिसमें उन्हें मिले 60,000 रुपए। एक जॉब मिली उन्हें मैनेजर की, जहां पर उनकी सैलरी थी 80,000 रुपए। एक जॉब मिली उन्हें, राइट, मान लो एक एक जॉब मिली उन्हें फाइनेंस की, जहां पर उनकी सैलरी थी 1 लाख, 1 लाख रुपए। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे? आप भी मिस्टर एक्स की जगह होते तो क्या करते? सर कुछ नहीं करते, हम चुपचाप जाते और फाइनेंस की जॉब ज्वाइन कर लेते सर। 1 लाख रुपए महीना आता। लेकिन आपने क्या करा, इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए आपने ये बाकी 2 जॉब छोड़ दी। ये आपकी 2 क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये आपकी 2 क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहाँ पर क्या बोलता है? इट इज द कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन। ये क्या है? लॉस है दूसरे अल्टरनेटिव का जब आप एक अल्टरनेटिव को चूज कर लेंगे। दिए गए एग्जाम्पल के अंदर आपने 1 लाख रुपए की जॉब को चूज करके बाकी दो जॉब्स को क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया, राइट। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर भी समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द बेनिफिट यू मिस व्हेन यू मेक अ चॉइस। जब आप कोई चॉइस बनाते हैं तो उस चॉइस को लेने की वजह से आप कोई बेनिफिट छोड़ देते हैं, राइट। क्योंकि आप शक्तिमान तो है नहीं कि आप पूरे ऑल ओवर चीजें एक साथ कर लें। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता अभी, तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता। जैसे कि मान लो मैं खाना खा रहा होता, मैं चाय पी रहा होता, मैं कॉफी पी रहा होता, तो वो चीज मैंने मिस कर दी इस चीज को लेने के लिए या फिर आपको पढ़ाने के लिए। वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सिंपल सी सेंस में। यही बात बोली है कि इट इज द कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन। एक अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली छूट जाएगा जब हमारा दूसरा अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो जाएगा। ना एग्जाम्पल, ना सपोज यहाँ पर कुछ डॉलरों वॉलरों की बातें करिए, बड़े बड़े लोगों वाली बातें हुई हैं यहाँ पर, समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। $100 है। आपके पास ऑप्शन एक है कि आप शूज के ऊपर स्पेंड कर दें, या फिर ऑप्शन 2 आपके पास है कि आप इन्वेस्ट कर दें 5% के हिसाब से। नाउ क्या सिनेरियो है? इफ यू बाय द शूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज $5। यानी कि अगर आप इस पैसे को यहां पर खर्च कर देंगे, अगर आप इस पैसे को यहां पर खर्च कर देंगे, जूतों के ऊपर खर्च कर देंगे, तो क्या हुआ? आपने $100 जो भी है ये, या फिर 100 रुपए, जो कुछ भी मान लो, ये आपने यहां पर खर्च कर दिया। नाउ यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप इस जगह पर पैसे लगाते
और इसको मिस कर देते तो आपको 5% का रिटर्न मिलता या नहीं मिलता? जी सर मिलता। तो ये 5% आपकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि आपने एक अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव को छोड़ दिया। इसीलिए ये आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यही होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ भी और समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से क्या बोलते हैं यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप वन अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू टेक वन, राइट? अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी लेनी है तो उसके लिए मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी को त्यागता हूं, छोड़ता हूं। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप कम्स विद अ कॉस्ट, राइट? जिस चीज को मैंने छोड़ा उसके पीछे कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएटेड थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जूते का और इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट करता तो 5% का रिटर्न आता। अगर मैं जूते लेता तो मैं ये 5% का इंटरेस्ट, ये 5% का जो इंटरेस्ट या फिर जो भी रिटर्न मैंने मिस करी, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मैंने पे करी। क्यों? क्योंकि मैंने जूतों को लेना प्रेफर किया, राइट? कॉलेज और गैप ईयर एग्जाम्पल के तौर पर, राइट? If you choose to take the job, you are giving up an amazing and educational travel experience. If you choose to take a gap year, you are giving up a lot of money. Either way, you are giving up one thing to achieve another. Again, यहाँ पर भी यही बात बोली गई है कि आप एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पूरी बात यही है इसके अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ वी हैव मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब होता है बच्चे, याद रखना, कहीं पर भी मार्जिनल वर्ड दिखेगा तो इसका मतलब है एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट, एक चीज याद रखिएगा, इसका मतलब होगा एडिशनल यूनिट, ठीक है? तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक, राइट, कि हम जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, राइट, जिसको हम छोड़ रहे हैं एक अल्टरनेटिव के लिए, आपने समझा, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने जानी। अब एडिशनल का मतलब क्या है? कि एक एडिशनल यूनिट को छोड़ना। तो देखिए, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड। कितनी कमोडिटी आप सेक्रीफाइस्ड कर दोगे? ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस, कि आप कितनी कमोडिटी सेक्रीफाइस करोगे टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। कितनी, एक मान लो एग्जांपल के तौर पर, है ना, एग्जांपल मैंने वैसे ही दिया है, हाँ, ऑरेंज और पीचेस का एग्जांपल है, ठीक है? इसी से समझते हैं। ऑरेंज है और पीचेस है, राइट? ऑरेंज है और पीचेस है, ठीक है ना? तो अब मार्जिनल कॉस्ट को ऐसा समझिएगा कि आप एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, आप एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है दूसरी यूनिट का। सिंपल सी बात है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कमोडिटी, उस नंबर ऑफ कमोडिटी को रेफर करेगा जिसको सेक्रीफाइस किया गया है गेन करने के लिए एक एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट दूसरी कमोडिटी की, दूसरी कमोडिटी की, राइट? नाउ सेकेंड पॉइंट इज, इट इज द कॉस्ट टू मेक वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कई बार, जैसे कि हम पढ़ेंगे, याद रखना, इसी के अंदर आगे चलकर जब हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझते हैं तो वहां पर हम जैसे कि एवरेज कॉस्ट, वहां पर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात भी करते हैं। तो अभी समझ लो कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए, एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है, वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ना? जैसे कि अगर मान लो एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए मेरे 12 रुपए लगते हैं, उस और एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए मुझे मान लो 15 रुपए लगते हैं। तो जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या निकल कर आएगी? 3 रुपए निकल कर, ठीक है?
एक एडिशन यूनिट ऑफ कॉस्ट, एडिशन यूनिट को बनाने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल है बेटा, यहां पर एक हमारे पास ऑरेंजेस है, एक हमारे पास पीचेस है, और ये हमारे पास मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। पहले ऑरेंजेस 10 थे, फिर 90 हो गए, और पीचेस आपने कंज्यूम नहीं करी थी, पीचेस आपने कंज्यूम नहीं करी थी, तो पीचेस कितनी थी? 0 थी, और 0 से कितनी होगी बेटा? ये 25 होगी। यानी कि आपने ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया, आपने ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया ताकि आप पीचेस को कंज्यूम कर सको, ताकि आप पीचेस को कंज्यूम कर सको। तो आपने 10 यूनिट अगर ऑरेंजेस की सेक्रीफाइस की, आपने 10 यूनिट अगर ऑरेंजेस की सेक्रीफाइस की, क्या गेन करने के लिए? 25 यूनिट, 25 यूनिट पीचेस की गेन करने के लिए। आपने यहां पर क्या करा? 20 यूनिट सेक्रीफाइस की, क्या करने के लिए? 25 यूनिट्स गेन करने के लिए। आपने यहां पर 30 यूनिट सेक्रीफाइस की, अगेन 25 यूनिट्स को गेन करने के लिए। आपने यहां पर 30 यूनिट सेक्रीफाइस की 10 यूनिट्स को गेन करने के लिए। आपने यहां पर 0 यूनिट सेक्रीफाइस की, और यहां पर आपने टोटल जो गेन किया वो 87 किया, और 2 यूनिट को यहां पर गेन किया। आपने अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली, राइट, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाली? आगे पढ़ेंगे भी इसे, अभी थोड़ी देर में आगे आएगा, समझिएगा, राइट। तो आई होप ये फिगर है, ये कर्व है, कुछ पीपीसी का कर्व ऐसा बनेगा। देन वी हैव मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, वी हैव मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ भी नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, उसके आगे क्या आ जाएगा बेटा? रेशियो आ जाएगा। ये एमआरटी कुछ भी नहीं है, रेशियो है। तो देखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो है किसका? ऑफ कॉमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका रेशियो। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो। क्या है? एक रेशियो है किसका? कॉमोडिटी जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि हम गेन कर सके एडिशनल यूनिट। जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है? डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डेल्टा बोलते हैं, यानी कि चेंज बोलते हैं। और यहां पर क्या? यूनिट गेन्ड। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला सिनेरियो देखो, यहां पर आप क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस कर रहे हो, 100 से 90 हो गया, सेक्रीफाइस कर रहे हो कितना? 10। और कितना गेन कर रहे हो आप? 25। तो कितना हो गया? परसेंटेज यूनिट सेक्रीफाइस, कितने सेक्रीफाइस करिए आपने? 10। और गेन कितना करा आपने? 25। तो कितना गया ये? 0.4। 0.4। तो एमआरटी क्या निकल कर आया आपका? 0.4। सेम सेंस पर सेकंड सिनेरियो पे हो, 90 से कितना हो गया? 70। कितना लूज करा? 20। कितना गेन करने के लिए? 25 गेन करने के लिए। रेशियो निकालो 0.8, रेशियो निकालो 0.8। ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है आपका? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, आपका रेशियो है। क्या है आपका? रेशियो है। क्या है? रेशियो है, याद रखिएगा। तो कैसे निकलता है? डेल्टा चेंज, राइट, डेल्टा चेंज ऑफ सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा चेंज ऑफ गेन। नाउ लास्ट टॉपिक आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपीसी कुछ भी नहीं है बेटा, राइट। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जो बनाए जा सकते हैं दो गुड्स के, राइट। इट इज नथिंग बट इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। याद रखिएगा, पीपीसी के अंदर हमेशा टू गुड्स की बात की जाती है। सर क्या एक इकोनॉमी के अंदर दो ही गुड्स प्रोड्यूस होती है क्या? अरे नहीं, दो गुड्स से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस होती है एक इकोनॉमी के अंदर, है ना। लेकिन जब हम पीपीसी पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रेफरेंस में जब हम पढ़ेंगे तो हम दो ही कमोडिटी की बात करेंगे, दो ही कमोडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जब मैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं,
क्या करता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं। किसका, जो पीपीसी रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, किसका, दो गुड्स का जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं गिवन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, एक रिसोर्सेस और दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब आप पीपीसी पढ़ेंगे तो पीपीसी पढ़ते टाइम पर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आपके कांस्टेंट रहेंगे, इनमें चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट होंगे। क्योंकि अगर इनमें चेंज आया, अगर इनमें चेंज आया तो ये वेरिएबल हो जाएंगे, और जब ये चेंज होंगे तो इसकी वजह से आपके पीपीसी में देखने को मिलेगा क्या, कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है शिफ्ट राइट एंड रोटेट। शिफ्ट कब होगा, जब दोनों के दोनों चेंज हो जाए, रिसोर्सेज भी चेंज हो गए और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई। शिफ्ट, किसी एक में चेंज आया, रिसोर्सेज बढ़ा दिए, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रही, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रही, रिसोर्सेज बढ़ा दिए, तो होगा रोटेट, आपका पीपीसी होगा रोटेट। तो पीपीसी रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा पीपीसी कुछ भी नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है दो गुड्स का जिनको प्रोड्यूस किया जा सकता है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर आपसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा तो आप लिखेंगे सर पीपीसी कुछ भी नहीं है, ग्राफ है, कुछ भी नहीं, एक ग्राफ है जो क्या करता है, जो बताता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जिनको प्रोड्यूस किया जा सकता है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ में। बस ये वर्ड्स याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। इसको और क्या बोला जाता है, जैसे कि आपके भी घर पे बहुत सारे नाम होंगे, आपको बोलते हैं चुन्नू, मुन्नू, है ना, बहुत सारे नाम से आपको बुलाया जाता होगा घर के अंदर। उसी तरह से बेटा इन भाई साहब के भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब के भी बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या है, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब तो है ही, साथ ही साथ में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इन्हें बोला जाता है, पीपीएफ भी बोला जाता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इन्हें ही बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोला जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोला जाता है। ये इनके नाम हैं जिन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब आप पढ़ें, क्या कहता है, जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ें तो कुछ चीजें माने और कुछ एजम्पशंस आप लोगों को माननी पड़ेगी। और वो क्या एजम्पशंस हैं, पहली एजम्पशन ये है, पहली एजम्पशन इसके अंदर ये है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन यूज टू। हमारे पास, मैंने क्या बोला था आपको कि पहली एजम्पशन क्या माननी है आपने, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं ये फिक्स्ड हैं, लेकिन आप इन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपने बनानी भी कितनी गुड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स बनानी है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिसोर्सेज फिक्स है, दो गुड्स बनानी है, मान लो आपने एक गुड्स ए बनानी है और एक आपने बी गुड्स बनाना है, और आपके पास जो टोटल रिसोर्सेज है वो 500 यूनिट है, 500 यूनिट ना। आप मान लो 200 यूनिट इसकी बनाते हो तो आप 300 यूनिट इसकी बनाओगे, आप 300 इसकी बनाते हो तो आप 200 इसकी बनाओगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 500 यूनिट्स बननी है, ऐसे समझो इसे, ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा बोला जाता है। तो क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी आर फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। कैसे, अगर आप इसके 200 बना रहे हो तो ये इसके 300 बनेंगे, इसके 300 बना रहे हो तो इसके 200 बन जाएंगे, तो इनको चेंज कर सकते हो आप, लेकिन रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे। ये बात बोली गई है कि रिसोर्सेज आपके फिक्स रहने वाले हैं, लेकिन वो कैसे यूज होने वाले हैं वो आप चेंज कर सकते हो, उसे आप एलोकेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर इसको 200 बना रहे हो तो ये 300 बनेगा, ये 300 बनेगा तो ये 200 बनेगा, अगर ये 50 ही बने तो सही 450 बनेगा। इतनी सी बात ये कहना चाह रहा है, और कुछ नहीं। सेकेंड, द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, फुली यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि ये जो पूरी की पूरी 500 यूनिट है, ये 500 यूनिट बनेगी, ऐसा नहीं होगा कि 499 यूनिट बन जाए, ये बनेगी तो पूरी की पूरी 500 यूनिट ही बनेगी, ये बात बोली गई है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट। इन रिसोर्सेज की मदद से
ये जो रिसोर्सेज हमारे, इनकी मदद से हम हमेशा 2 ही गुड्स बनाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर 2 गुड्स के रेफरेंस में ही बात की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा गुड्स नहीं बनती है, गुड्स कितनी भी बनाई जा सकती है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन जब पीपीसी पढ़ा जाता है तो उसकी अजम्पशन यही है कि हम 2 गुड्स के संदर्भ में ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें। फोर्थ बात क्या करता है, द लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्ड कांस्टेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी जो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए थोड़ा सा पीपीसी है, राइट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है आपका, ये पीपीसी पहले ऐसा कुछ था। अगर पीपीसी के पॉइंट कहीं यहां पर लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन या फिर अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर पूरे या फिर इफेक्टिव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आपके रिसोर्सेज का नहीं हुआ है। यहां पर अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर आपका पीपीसी रहेगा तो उसको परफेक्ट पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि यहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है। यहां पर देखिए अगर इसको मैं आगे शिफ्ट कर चुका हूं, इसको बोलते हैं बेटा शिफ्ट। शिफ्ट करने का मतलब है कि आपने यहां पर रिसोर्सेज को बढ़ाया है, यहां पर आपने शिफ्ट करा है, इसका मतलब आपने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया है। इसको बोलते हैं अपवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे, राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही चीजों को बढ़ा रहे हो, देखो, क्योंकि पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये था। समझना मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा इस चीज में, मजा आएगा। पहले पीपीसी का कर्व कुछ ऐसा था, पीपीसी का कर्व कुछ ऐसा था। अब देखो यहां पर यूनिट्स है, यहाँ पर कैपिटल गुड्स की यूनिट है, और यहाँ पर हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिट्स की गुड्स है या फिर एग्रीकल्चर गुड्स है। रिसोर्सेस कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, राइट। तो कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ बना, ऐसा ग्राफ बना, राइट। अब क्या होगा, ध्यान से समझो। अब मान लो रिसोर्सेज बढ़े, रिसोर्सेज बढ़ा दिए, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा दी, तो ये कर्व क्या होगा, यहां से उठकर यहां आ गया, क्या आ गया, इसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। रिसोर्सेस कम कर दिए, टेक्नोलॉजी कम कर दी, तो ये कर्व ऐसे आ जाएगा अंदर को, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे ऐसे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब देखो यहां पर, राइट, ये ओल्ड पीपीसी है, ये नया पीपीसी है, तो राइटवर्ड शिफ्ट ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज भी बढ़ाए, टेक्नोलॉजी भी बढ़ाई, तो राइटवर्ड शिफ्ट। दोनों कम हो गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और पीपीसी के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन को नहीं दिखाते हैं, या फिर ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज को दिखाते हैं। ऑन पीपीसी जो होते हैं वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज को दिखाते हैं, बताते हैं कि यहां पर रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं। नाउ इंपॉर्टेंट, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। पहली बात, लो भैया देखो, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाता है। ऊपर भी तो जा सकता था, ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे ही क्यों आया, राइट। दिस इज बिकॉज more productions of one good will lead to the decline of the other good, decline of the other good। यहां देखो, यहां पर कैपिटल गुड्स है, यहां पर एग्रीकल्चर गुड्स है। कैपिटल गुड्स सबसे ज्यादा थी, एग्रीकल्चर गुड्स जीरो थी। एग्रीकल्चर गुड्स बढ़ी, कैपिटल गुड्स कम हुई। एग्रीकल्चर गुड्स और ज्यादा बढ़ी, कैपिटल गुड्स और कम हुई। एग्रीकल्चर गुड्स को और बढ़ाया, कैपिटल गुड्स और कम हो गई। एग्रीकल्चर गुड्स को और बढ़ाया, कैपिटल गुड्स यहां पर हो। अब यहां पर देखो, देखो बेटा ये पॉइंट देखो, देखो ना ये सारे पॉइंट देखो। क्या देखो सर, इसको, ये पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन था तो ये जीरो था, इन भाई साहब को बढ़ा दिया तो ये कम होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। तो इसकी वजह से ये जो पूरा कर्व है ये नीचे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ऐसे। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर जो हमारा पीपीसी है वो कैसा होता है, स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, राइट। सेकेंड थिंग, देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एक्स डिक्रीजेस। अगर एक्स की प्रोडक्शन कम होगी तो वाई की प्रोडक्शन बढ़ेगी, सीधी सी बात है। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी के बीच में। देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी, बिकॉज इफ द क्वांटिटी ऑफ वन इज इंक्रीज्ड then the quantity of other needs to be decreased, because the quantity is fixed, because the resources are fixed, because the technology is fixed। सिंपल सी बात है।
देन पीपी इज कॉनकेव, पीपीसी इज कॉनकेव, कॉनकेव ये वाले शेप है बेटा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, i.e. that is more and more unit of one commodity is sacrificed to gain additional unit of commodity। एक कॉमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस की जाती है ताकि दूसरी यूनिट की ज्यादा से ज्यादा कॉमोडिटी या ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी गेन की जा सके। तो यही बोला जाता है, यही रीजन है कि आपका पीपीसी कॉनकेव होता है। व्हाई योर पीपीसी इज कॉनकेव? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाता है। और इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? बढ़ता हुआ रेट, ट्रांसफॉर्म होने का, चेंज होने का जो रेट है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कॉमोडिटी छोड़ने को तैयार हैं, राइट, ताकि हम दूसरी उसकी एक एडिशनल यूनिट गेन कर लें। आओ पीछे देखो, वहां पर बताया होगा आपको। देखो यहां पर क्या है? देखो 100 से 19, 100 से 19 कितनी छोड़े? 10 यूनिट। यहां देखो 20 यूनिट छोड़ी, यहां 30 छोड़ी, यहां पर 20 छोड़ी, यहां पर 30 छोड़ी, यहां पर 10 छोड़ी। तो हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि हम इसकी एडिशनल यूनिट गेन कर सकें, राइट, ताकि हम इसकी एडिशनल यूनिट गेन कर सकें। इस पर्सपेक्टिव से ही जो हमारा पीपीसी है वो क्या होता है? कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉनकेव होता है। और शिफ्ट और रोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपका पीपीसी कब शिफ्ट करता है, कब रोटेट करता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा और आप लोगों ने एंजॉय किया इस वीडियो को, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा के ऊपर। थैंक यू सो मच।